हरिओम, नमो नमः। सभी को नमस्कार। छात्रों, आपको जैसा कि विदित है कि हल संधि का प्रकरण चल रहा है। हल संधि में, जिसको हम व्यंजन संधि भी कहते हैं, उसमें कुछ सूत्रों का अध्ययन हम गत कक्षा में कर चुके हैं। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय रहेगा वो जशत्व इत्यादि अनुनासिक संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। आज का जो पहला सूत्र है छात्रों अध्ययन का, वो मैं आपको बता दूं, वो है झलाम जशोअंते। झलाम जशोअंते। अब ये दो चीजें यहां देखने को हमें मिल रही हैं, झल और जश, और एक जो अंतिम अवस्था में जो चीज लिखी है अंत। ये क्या कहता है, देखिए इसकी वृत्ति को देख करके स्पष्ट होगा। पदांते झलाम जशः स्यु। उदाहरण इन्होंने दिया वागीशः। क्या कह रहे हैं छात्रों, ये क्या कहते हैं? पहली बात इन्होंने कही पदांते। ये कह रहे हैं कि पद के अंत में, सामान्य स्थिति में नहीं, पद के जो अंत में जो झल होते हैं, झल से अभिप्राय छात्रों क्या है? झल से अभिप्राय है प्रत्येक वर्ग का, जो 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक कु चू टू तू पू क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके पांचों वर्णों के, क कु चू टू तू पू, पांचों वर्गों के पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण। पांचों झल प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पांचों वर्गों के 1 से लेकर के चतुर्थ तक वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। और इसके अलावा जितने भी उष्म वर्ण होते हैं, उष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? श, श, स, ह। शलोष्माण, ये बात हम संज्ञा प्रकरण में पढ़ चुके हैं। उनके स्थान पर पद के अंतिम झल वर्ण होते हैं, उनके स्थान पर जश वर्ण होते हैं। अब जश वर्ण किसको कहते हैं? जश वर्ण से अभिप्राय है अपने वर्ग के तृतीय अक्षर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क वर्ग है तो क वर्ग का उसका तीसरा वर्ण क्या होगा? ग, उसको बोलते हैं जस। प वर्ग है प फ ब भ, प फ भ ब। और उसी प्रकार जैसे आगे जैसे च वर्ग, च छ ज, ये हो गया ट ठ ड, ये अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। ये उदाहरण के लिए इन्होंने दिया वागीश का। मैं स्फोरक पत्र के माध्यम से समझाऊंगा आपको। उदाहरण हमारे सामने ये है, ये जो वाक है, वाक प्लस ईश, वागीश का जो हम विग्रह करेंगे इसको अच्छे से देखेंगे। कै के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है, झल है, जस के स्थान पर जश कर देंगे, जश करने पर स्थिति बनेगी वागीशः। समझ में आया छात्रों? मतलब अभिप्राय सूत्र का ये है, पद के अंतिम झल वर्ण को जश हो जाता है। उदाहरण इन्होंने वागीश का दिया। झल मैंने समझा दिए प्रत्येक वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और उष्म वर्णों को हम झल वर्ण कहते हैं। उनके स्थान पर जश से अभिप्राय उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। अगला सूत्र देखिए छात्रों, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये कह रहे हैं यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अब ये क्या कह रहे हैं? इसकी वृत्ति को देख करके वाह कह दिया तो ये समझ जाना चाहिए यहां वैकल्पिक स्थिति से कार्य होगा। क्या होगा? यरः पदान्तस्यानुनासिके परेनुनासिको वा स्यात्। उदाहरण है इसके एतद मुरारी और एतद मुरारी। ये दो उदाहरण इसलिए हैं छात्रों क्योंकि यहां पर वैकल्पिक दृष्टि से कार्य होता है। ये क्या कहते हैं? देख लो इस सूत्र के माध्यम से क्या कहते हैं। पद के अंतिम यर, पद के अंतिम, यहां भी पदांत यर की बात कही। यर से अभिप्राय छात्रों वो है, यर्स प्रत्यार से अभिप्राय है को छोड़ करके, हकार को छोड़ करके सभी व्यंजन यर प्रत्यार में समाहित हो जाते हैं। यरः पदान्तस्यानुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। ये कह रहे हैं पद के अंतिम यर को विकल्प से अनुनासिक हो जाता है, बाद में कोई अनुनासिक हो तो। अनुनासिक से अभिप्राय छात्रों क्या है? अनुनासिक से अभिप्राय छात्रों ये है अपने वर्ग का 5वां अक्षर। मतलब कोई भी वर्ग हो, जैसे च वर्ग का च छ ज या, प फ ब ब म, मैं क्या है? अनुनासिक है। त थ द ध न अनुनासिक है। कोई भी वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो अनुनासिक कहलाता है। अब ये क्या कह रहे हैं? यर, पद के अंतिम यर को विकल्प से पद का जो भी अंतिम यर वर्ण होगा उसको विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। कब हो जाता है? जब बाद में भी कोई अनुनासिक वर्ण हो तो। लेकिन छात्रों यह ध्यान देने योग्य बात ही है, यह स्थिति वैकल्पिक होती है, कहीं पर तो होती है, कहीं पर
नहीं होती है। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। उदाहरण स्फोरक पत्र के माध्यम से देखेंगे। स्फोरक पत्र के माध्यम से इस उदाहरण को देखेंगे। उदाहरण है एतद मुरारी। अब ये एतद मुरारी इसका विग्रह था। एतद प्लस मुरारी हमने विग्रह किया। जब हम ये सूत्र को लगाएंगे, वैकल्पिक स्थिति करेंगे, तो ये द के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाता है। कि स्थिति देखिए, आगे भी पंचम वर्ण है, मकार क्या है, पे वर्ग का अंतिम वर्ण है, और अनुनासिक वर्ण कहा जाता है अंतिम वर्ण को। अब ये द के स्थान पर अंतिम वर्ण हो जाएगा अनुनासिक न, तो एतद मुरारी। लेकिन जब ये वैकल्पिक स्थिति को नहीं करेंगे तो एतद मुरारी होता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हमारे सामने आता है। दूसरा उदाहरण के लिए हमने एक वार्तिक आता है, उस वार्तिक को हम पहले जान लेते हैं। प्रत्यये भाषायाम नित्यम। प्रत्यये भाषायाम नित्यम, ये क्या कहता है? अनुनासिक प्रत्यय बाद में होगा तो, अनुनासिक प्रत्यय बाद में होगा तो पदांत यर को नित्य अनुनासिक होगा। जो यर की यहां पर वैकल्पिक की बात कर रहे थे, ये कह रहे हैं वहां प्रत्यय यदि बाद में कोई अनुनासिक, बाद में अनुनासिक प्रत्यय बाद में होगा तो यर को नित्य रूप से अनुनासिक होगा। मतलब वैकल्पिक स्थिति नहीं रहेगी, हमेशा उसको वैकल्प अनुनासिक ही होगा। प्रत्यय भाषायाम नित्यम ये कहता है। मतलब ये कह रहा है जो पहले जो वैकल्पिक स्थिति की कही थी वो न होकर के हमेशा होगा। नित्य से मतलब होगा ही होगा। उदाहरण इन्होंने दिया तन मात्रम। तद इसका विग्रह था तद प्लस मात्रम। तद प्लस मात्रम, ये दकार के आगे मकार लगा, आगे अंतिम वर्ण मकार है, अनुनासिक है, तो इस दकार को भी हम इसका दकार किस वर्ण का है? तय वर्ग का। तो तय वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है? न अनुनासिक होता है। तन मात्रम। और अगला जो उदाहरण है इसमें ध्यान रखें, ये सूत्र प्रत्यय भाषायाम नित्यम के द्वारा ये होगा। और अगला जो है चिद प्लस मयम। ये चिद कौन, दकार कौन से वर्ग का है? तय वर्ग का। तो तय वर्ग का अंतिम वर्ण है न। क्यों स्थिति में बदलाव हो रहा है? आगे मैं लगा हुआ है, मैं अनुनासिक वर्ण है। चिन्मयम ये बनता है। छात्रों समझ में आया? वो यर अनुनासिक अनुनासिक होगा तो कह रहा था विकल्प से स्थिति होती है। प्रत्यय भाषायाम नित्यम कहता है कि नित्य रूप से कुछ एक स्थितियों में बदलाव नित्य रूप से होगा। अगला जो सूत्र है हमारा छात्रों वो है तोरली। तोरली सूत्र क्या कहता है? देखिए, तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्णः तल्लयः विद्वान लिखति नस्यानुनासिको ला। ये क्या कहता है? तवर्ग के बाद में, तवर्ग के बाद में यदि ल हो, तवर्ग के बाद में यदि ल हो तो तवर्ग को भी ल हो जाता है। तवर्ग से लकारे परे पर सवर्णः, ये कहता है कि तवर्ग के बाद भी ल हो, तवर्ग के बाद भी ल हो तो तवर्ग को भी लकार हो जाता है। पर सवर्ण की इन्होंने लकार यदि आगे हो तो तकार को भी लकार हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझेंगे। उदाहरण इन्होंने दिया है हमें तल्लय और विद्वान लिखति। ये क्या कहते हैं? उदाहरण को देखेंगे। ये जो उदाहरण है तल्लय, इसका विग्रह करेंगे तत् प्लस लयः। ये तकार है, तकार के स्थान पर आगे की बात कही तवर्ग को लकार हो जाता है तो तल्लय की हम सिद्धि कर देते हैं। तकार के स्थान पर लकार हो जाता है, पर सवर्ण की इन्होंने बात कही थी। समझ में आया? ये तकार के स्थान पर लकार हो जाता है तोरली सूत्र के द्वारा, क्योंकि आगे लकार है। अगला उदाहरण है विद्वान लिखति। विद्वान लिखति। अब ये जो ये लकार है, नकार के स्थान पर लकार हो जाएगा कौन से सूत्र के द्वारा? तोरली के द्वारा। आगे लकार है इसलिए अब जो इस लकार है इसको हम अनुनासिक में परिवर्तित कर देते हैं। विद्वान लिखति ये सिद्धि सिद्ध हो जाती है। छात्र इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इस सिद्धियों को अच्छे से देख लीजिएगा। तत् प्लस लय है, इस तकार के स्थान पर लकार हो जाएगा तोरली सूत्र के द्वारा, क्योंकि आगे लकार है। तोरली सूत्र ये कहता है तवर्ग के स्थान पर लकार हो जाता है। इसी प्रकार विद्वान लिखति में अच्छे से देख लीजिएगा। अगला जो सूत्र हम पढ़ेंगे छात्रों उसको देखिएगा एक बार। क्या कहते हैं? उदास्ता स्तंभो पूर्वस्यः। ये नस्यानुनासिको ले, ये जो कही है बात इसमें भी कही है, जो अनुनासिक लकार होता है उसके स्थान पर हम अनुनासिक लकार कर देते हैं। उदः स्ता स्तंभो पूर्वस्यः। उदः स्ता स्तंभो पूर्वस्य, ये कहता है उदः परयो स्ता स्तंभो पूर्व सवर्णः। उदः परयो
स्था स्तंभो पूर्व सवर्ण। ये क्या कहता है, उद के बाद में स्था, उद परयो उद के बाद में स्था या स्तंभ हो, उस्ता या स्तंभ धातु हो तो उसे पूर्व सवर्ण हो जाता है। पूर्व सवर्ण से अभिप्राय ये है, अर्थात स्था और स्तंभ के, स्था और जो स्तंभ है, स्था और स्तंभ के जो सकार है, इनके स्थान पर स्तंभ के से को, स्था और स्तंभ के से को पूर्ववर्ती दे का सवर्ण, उद का जो पूर्ववर्ती दे का जो सवर्ण अक्षर है वो थ हो जाता है। पूर्ववर्ती दे का जो सवर्ण है वो थ हो जाता है। इसका उदाहरण छात्रों, इसका उदाहरण हम आगे जो सूत्र आएंगे उसमें आप अच्छे से इसकी सिद्धि को हम समझेंगे। अभी यहाँ पर सिद्धि लघु सिद्धांत में नहीं दी हुई है। मतलब ये कह रहे हैं कि उद के आगे स्था और जो स्तंभ है उसके सकार को पूर्ववर्ती दे का सवर्ण थ हो जाता है, थ हो जाता है। अगला जो सूत्र है छात्रों वो है तस्माद्युत्युत्तरस्यः। ये क्या कहता है, पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। पंचमी निर्देशेन, पंचमी का निर्देश करके जो कार्य कहा जाता है, पंचमी निर्देशम क्रियमाणम, पंचमी का निर्देश कर करके जो कार्य कहा जाता है उसके विषय में क्या कह रहा है, पंचमी निर्देशन क्रियमाणम कार्यम, पंचमी को निर्देश करके जो कार्य कहा जाता है, वर्णांतरेणाव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्, वह अव्यवहित बाद के वर्ण को होता है। मतलब यह है, अव्यवहित से यहां अभिप्राय है बिना व्यवधान के। अव्यवहित से छात्रों यहाँ क्या अभिप्राय है, बिना व्यवधान के बाद के वर्ण को होता है, मतलब व्यवधान रहित आगे वाले वर्ण को होता है। इसकी उपयोगिता भी हम आगे की जो सिद्धियां करेंगे उनमें देखने को मिलती है। ये क्या अभिप्राय सूत्र का है, पंचमी के द्वारा निर्देशित किया जाने वाले कार्य अव्यवहित बाद के वर्ण को होता है, बिना व्यवधान के बाद के वर्ण को होता है। छात्रों जो आज हमने 5 सूत्र पढ़े हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसकी सिद्धियां वागीश इत्यादि परीक्षा में पूछी जाती रही हैं। यरो अनुनासिक अनुनासिक वाह का भी, अनुनासिक का जो प्रकरण है इसको भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसकी सिद्धियां आप एक बार फिर देख लीजिए। ये एतद मुरारी है, एतद मुरारी और एतद मुरारी वैकल्पिक स्थिति की सिद्धि है। तन मात्रम नित्य रूप से बनती हैं, प्रत्यय भाषायाम नित्यम वार्तिक के द्वारा बनती हैं। ये महत्वपूर्ण सिद्धियां हैं, इनको छात्रों देख करके अपनी टिप्पणी पुस्तिका में करें। और तोरली की जो सिद्धियां हैं, यहाँ पर जो विद्वान लिखति में लकार को अनुनासिक कर दिया जाता है। ये देखिए, लकार नकार के स्थान पर लकार किया क्योंकि आगे लकार था, तय वर्ग को लकार कर दिया जाता है तोरली सूत्र के द्वारा। देख लीजिए इन सिद्धियों को, देख लीजिए। आज के प्रकरण में छात्रों, आज के प्रकरण में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इसके मूल पाठ को कंठस्थ करके इनकी जो सिद्धियां मैं करवा रहा हूँ शब्दों की, उनको आप करिए। और इनके जैसे लघु सिद्धांत के इतर भी बहुत सारे प्रयोग इस तरह के होते हैं, बहुत सारी पुस्तकों में आप उनका सतत अभ्यास करें, जिससे संधि और अधिक स्पष्ट हो सकती है। संधि को जितना ज्यादा आप इसके शब्दों का अभ्यास करेंगे, संधि जैसे बहुत सारे शब्द हैं, तो और अच्छे से स्पष्टीकरण होगा और आपके मस्तिष्क पटल पर स्थापित होगा। सूत्रों को कंठस्थ, सूत्रों की वृत्तियों को कंठस्थ करें। उदाहरणों को टिप्पणी पुस्तिका में कर करके देखें, नहीं समझ में आए तो फिर पूछें। तब तक के लिए नमस्कार छात्रों। अगला जो प्रकरण होगा वो इसी हल संधि व्यंजन संधि का होगा। तब तक के लिए नमो नमः।